हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ये टॉपिक के अंदर हम कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए थे, किस किस ने एक्सपेरिमेंट करे थे और प्रूव करा था कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है, ये इस टॉपिक में पढ़ने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिशर, जो कि एक साइंटिस्ट है, उसने ये बताया था कि ये जो है ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक मटेरियल प्रेजेंट है जो आज तक हमने फाइंड नहीं करा है, और उस मटेरियल को उसने नाम दिया न्यूक्लियन, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था। और मेंडल जो था उसने इनहेरिटेंस के सारे रिसर्च करी थी। उसने गार्डन पी के ऊपर रिसर्च करके ये बताया था कि पेरेंट्स से एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि पास होता है ऑफस्प्रिंग में, और ये दोनों की दोनों जो रिसर्च है वो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हुई थी। बट फिर भी बहुत सारे साल लग गए ये प्रूव करने में कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। अब 1926 तक बहुत सारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई थी, और उसकी वजह से सारी रिसर्च जो है वो मोलिक्यूलर लेवल पे डीप में हो रही थी। ठीक है, तो अभी तक क्वेश्चन क्या है हमारा कि एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क कौन करता है। मतलब डीएनए है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, आरएनए है, कौन है जो एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। तो हम जो सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे उसके अंदर यही आएगा, यही प्रूव करना है कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट अभी तक हुए हैं वो सारे हमको इधर पढ़ने हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग मतलब वर्ड से पता लग रहा है कि कुछ ट्रांसफर हो रहा होगा। अब ये एक्सपेरिमेंट जो है वो 1928 में किया गया था। किसने करा था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था। और ये एक्सपेरिमेंट पूरा एक बैक्टीरिया के ऊपर है। और कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ये बैक्टीरिया न्यूमोनिया कोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये एक रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिजीज है। ठीक है, अब ये जो न्यूमोनिया है वो दो टाइप के हो सकते हैं। मतलब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, नाम से पता लग रहा है स्ट्रेप्टोकोकस, मतलब ये बैक्टीरिया शेप में कैसे होंगे? स्फेरिकल होंगे। अब एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, ये उसके दो टाइप है। एस का मतलब होता है स्मूथ, आर का मतलब होता है रफ। तो एस स्ट्रेन ये बैक्टीरिया जो है इसके आसपास एक पूरा अच्छा कैप्सूल है। ठीक है, स्मूथ कैप्सूल है, और उसकी वजह से ये जो है इसको प्रोटेक्शन मिल जाता है, ये हमारी इम्यून सिस्टम से बच जाता है, और इसकी वजह से ये हमको न्यूमोनिया कोज कर सकता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वायरुलेंट। जबकि ये जो आर स्ट्रेन है उसके आसपास कोई स्मूथ लेयर नहीं है, कोई भी आसपास कैप्सूल नहीं है, और उसकी वजह से इसके आसपास प्रोटेक्शन के लिए कोई कोटिंग नहीं होने की वजह से ये हमारी इम्यून सिस्टम इसको हरा सकती है। ठीक है, और ये बच नहीं सकता, तो इसकी वजह से ये खत्म हो जाएगा और न्यूमोनिया हमको नहीं होगा। मतलब ये नॉन वायरुलेंट है। तो फर्स्ट क्या था? एस स्ट्रेन, दूसरा है आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन वायरुलेंट है, न्यूमोनिया कोज कर सकता है, जबकि आर स्ट्रेन है वो न्यूमोनिया कोज नहीं कर सकता क्योंकि उसके आसपास कैप्सूल नहीं है, और ये कैसा है? नॉन वायरुलेंट है। ओके, नेक्स्ट है ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट करा था वो एक्सपेरिमेंट को 4 स्टेप में करा है। ठीक है, फर्स्ट क्या है? उसने एस स्ट्रेन लिया। एस स्ट्रेन मतलब वायरुलेंट, वायरुलेंट मतलब जो डिजीज कोज कर सकता है। तो उसने डिजीज कोज करने वाले स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को लिया जिसके आसपास कैप्सूल थी, प्रोटेक्टिव लेयर था। उस बैक्टीरिया को उसने माइस के अंदर इंजेक्ट करा, तो माइस की डेथ हो गई। क्यों माइस की डेथ हो गई? क्योंकि ये जो एस स्ट्रेन है उसके आसपास स्मूथ प्रोटेक्टिंग लेयर है। ये जो प्रोटेक्टिंग लेयर है इसकी वजह से माइस की इम्यून सिस्टम इसको हरा नहीं पाई और ये बच गया, और इसने डिजीज कोज कर दिया। नेक्स्ट केस है कि उसने आर स्ट्रेन ली। आर स्ट्रेन माने रफ स्ट्रेन। ये डिजीज कोज नहीं कर सकता है। क्यों डिजीज कोज नहीं कर सकता? क्योंकि इसके आसपास प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है। उसकी वजह से माइस जो है उसकी इम्यून सिस्टम इसको हरा देगी, तो ये मर जाएगा और माइस बच जाएगा। नेक्स्ट केस जो है उसके अंदर एस स्ट्रेन ली,
एस स्ट्रेन कैसी स्ट्रेन है? जो न्यूमोनिया कोस कर सकती है। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रेन होगी तो न्यूमोनिया होना चाहिए। बट ये जो बैक्टीरिया है ये हीट किल्ड बैक्टीरिया है। हीट किल्ड बैक्टीरिया मतलब कैसे बैक्टीरिया? जिसको हीट देने से बैक्टीरिया की डेथ हो जाए, तो ये हीट किल्ड बैक्टीरिया है। तो पहले उसने एस स्ट्रेन ली, एस स्ट्रेन को हीट करा तो ये बैक्टीरिया मर गए। अब तो बैक्टीरिया मरे हुए हैं, अगर माइस के अंदर डालेंगे तो माइस तो सरवाइव कर जाएगा ना, क्योंकि ये बैक्टीरिया मरे हुए हैं। बट फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, उसने एस स्ट्रेन लिया जिसके अंदर बैक्टीरिया मरे हुए हैं। ये न्यूमोनिया कोस करने वाले बैक्टीरिया है ना एस स्ट्रेन, बट ये तो मरे हुए हैं, तो इसको डाला। साथ साथ में उसने आर स्ट्रेन को डाला, जो तो आर स्ट्रेन मतलब लाइव बैक्टीरिया था। तो अगर ये दोनों को डाला तो ये तो मरा हुआ है, तो ये डालो या ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था ना, मतलब न्यूमोनिया तो नहीं होना चाहिए था। और ये न्यूमोनिया करता नहीं है, तो इसका मतलब है माइस को न्यूमोनिया नहीं होना चाहिए था और माइस नहीं मरना चाहिए था। बट केस क्या हुआ? माइस मर गया। तो ये इम्पोर्टेंट केस है। तो ऐसा मानते हैं कि ये जो है ये एस स्ट्रेन जो हीट किल है, मर गया है ये बैक्टीरिया। बट इस बैक्टीरिया में से कुछ ऐसा ये लाइव बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हुआ है, जिसकी वजह से इसने अपने आसपास लेयर बना ली होगी और फिर ये भी तो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया होगा और फिर इसने इस माइस को न्यूमोनिया कोज करा होगा और माइस की डेथ हो गई होगी। इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल माने ये एस स्ट्रेन मरा हुआ है बट स्टिल उसने इसके अंदर कुछ इसको ट्रांसफर कर दिया एस स्ट्रेन में, मतलब इसने अपने आसपास कैप्सूल बनाना स्टार्ट कर दिया इसकी वजह से। और उसकी वजह से ये अब तो लाइव था और इसने अपने आसपास कैप्सूल बना दी, तो ये एस स्ट्रेन बन गया। और ये एस स्ट्रेन फिर माइस को डिजीज कर सकता है न्यूमोनिया, और न्यूमोनिया होने की वजह से माइस की डेथ हो गई। ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन। ये पूरा जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है उसका कंक्लूजन क्या आया? तो उसका कंक्लूजन ये आया कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है जो कि किल्ड है, मतलब मरे हुए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, उसने समहाउ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया होगा। ये उसका कंक्लूजन आया कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ने समहाउ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया होगा, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया अपने आसपास पॉलीसेकेराइड का कोट बना दिया होगा और वो कन्वर्ट हो गए होंगे वायरुलेंट बैक्टीरिया में। तो ये तभी ही पॉसिबल है जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ हो, मतलब एस स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ होगा, तभी ये हो सकता है। तो इससे ये पता लग गया कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। बट ये ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की लिमिटेशन है कि वो ये नहीं बता पाया कि बायोकेमिकल नेचर कैसा होगा जेनेटिक मटेरियल का, मतलब एज अ जेनेटिक मटेरियल जो कुछ भी वर्क कर रहा है उसका नेचर कैसा होगा। प्रोटीन का बना है, कार्बोहाइड्रेट का बना है, आरएनए है, डीएनए है, क्या है उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, नेक्स्ट है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है? तो जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर कुछ ट्रांसफ़र हो रहा था, मतलब एस स्ट्रेन जो है वो आर स्ट्रेन को कुछ ट्रांसफ़र कर रहा था, इसीलिए उस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है। अब बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन मतलब जो ट्रांसफ़र हो रहा है जेनेटिक मटेरियल उसका बायोकेमिकल कैरेक्टर कैसा है, मतलब वो डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है, क्या है, तो वो ग्रिफिथ नहीं बता पाया था। तो उसी के एक्सपेरिमेंट को आगे ये 3 साइंटिस्ट लेके गए और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में बायोकेमिकल नेचर डिटरमाइन करा कि जेनेटिक मटेरियल का नेचर कैसा होता है। ये जो 3 साइंटिस्ट है वो है अवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी। ये 3 साइंटिस्ट ने जब तक वर्क नहीं करा था तब तक ये माना जाता था कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रोटीन है। जब उन्होंने वर्क करा फिर उन लोगों ने प्रूव करा कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है, प्रोटीन नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट
ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था ग्रिफिथ का, वो क्या कहता था कि फॉर एग्जांपल ये एस स्ट्रेन है, ठीक है। एस स्ट्रेन मतलब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, जिसके आसपास स्मूथ लेयरिंग है और उसकी वजह से वो हमारे इम्यून सिस्टम से बच जाता है और न्यूमोनिया कोस कर सकता है। ये एस स्ट्रेन है। और ये आर स्ट्रेन है। आर स्ट्रेन मतलब रफ बैक्टीरिया, रफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, जो कि छुप नहीं सकता, उसके आसपास कैप्सूल नहीं है, तो हमारे इम्यून सिस्टम उसको हरा देगी और न्यूमोनिया कोज नहीं होगा। बट अगर तुमने ये बैक्टीरिया को हीट दी तो ये बैक्टीरिया मर जाएंगे। एस बैक्टीरिया मर गए तो अब एस बैक्टीरिया है ही नहीं, तो डिजीज होगा ही नहीं, क्योंकि मरे हुए बॉडी में डालेंगे तो डिजीज होगा नहीं। बट नेक्स्ट स्टेप क्या था कि मरे हुए एस स्ट्रेन, हीट किल एस स्ट्रेन के साथ आर स्ट्रेन को जब बॉडी में डाला गया माइस की बॉडी में, तब माइस को न्यूमोनिया हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ये एस स्ट्रेन था, उसके पास कुछ ऐसा जेनेटिक मटेरियल था जो उसने आर स्ट्रेन को दे दिया और उसकी वजह से ये जो आर स्ट्रेन है वो कन्वर्ट हो गई एस स्ट्रेन में। तो ये इसमें से कुछ इसमें ट्रांसफर हुआ, जिसकी वजह से इसने अपने आसपास कैप्सूल बना के एस जैसा बिहेव करने लगा। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के अंदर होता है। तो अब इन लोगों ने आगे एक्सपेरिमेंट में क्या करा, मैक्लियोड, मैकार्टी ने और उन्होंने, तो उसने एस स्ट्रेन लिया, एस स्ट्रेन को हीट दी, किल हो गया। किल होने के बाद उस बैक्टीरिया में से लिपिड कार्बोहाइड्रेट निकाल दिया, क्योंकि उनका कुछ काम ही नहीं है ना इधर, हमको तो डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल, वो जानना था। तो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को सेपरेट कर दिया। उसके बाद ये जो है उसको 3 अलग अलग पोर्शन में ले लिया, अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको डाल दिया। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में प्रोटीएज नाम का एंजाइम ऐड करा, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आरएनएज नाम का एंजाइम ऐड करा और थर्ड में डीएनएज नाम का एंजाइम करा। प्रोटीएज नाम का एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। आरएनएज है वो आरएनए को तोड़ देगा, फिर आरएनए कोई काम का नहीं रहेगा। डीएनएज है वो डीएनए को ब्रेक डाउन कर देगा, फिर डीएनए भी कोई काम का नहीं रहेगा। तो समझो, अगर ये टेस्ट ट्यूब के अंदर एस स्ट्रेन है, वो भी कैसी है, मरी हुई है। अब प्रोटीएज नाम का एंजाइम डालेंगे तो प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। अगर जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होता और प्रोटीन को हमने तोड़ दिया होता तो प्रोटीन एक में से दूसरे में ट्रांसफर होता, फिर भी आर जो स्ट्रेन है वो एस में कन्वर्ट नहीं होता। बट यहाँ पे क्या हुआ, आर स्ट्रेन हमने बाद में डाला ना इसके अंदर, तो वो एस दिखा, मतलब कि आर कन्वर्ट हो गया एस में। अगर आर एस में कन्वर्ट हो गया, हमने तो प्रोटीन को तोड़ दिया था ना, अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता और हमने उसको तोड़ दिया होता तो ये प्रोसीजर ही नहीं होनी चाहिए थी, बट हुई। इसका मतलब है प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। सेकेंड में क्या करा, आरएनएस को तोड़ दिया, आरएनएज नाम के एंजाइम ने आरएनए को तोड़ दिया, तो आरएनए टूट गया। अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता और जेनेटिक मटेरियल ही टूट गया तो ट्रांसफर ही क्या होगा, और आर स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट ही कैसे होती। बट यहाँ पे एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुई, मतलब ये जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। लास्ट टेस्ट ट्यूब में डीएनए डाला, डीएनए क्या करेगा, डीएनए को ही तोड़ देगा। अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए ही टूट गया तो ट्रांसफर क्या होगा, आर स्ट्रेन में, एस स्ट्रेन में से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर ही क्या होगा। अगर कुछ ट्रांसफर नहीं होगा तो फिर एस स्ट्रेन बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि एस स्ट्रेन मरा हुआ है। वो अपना कुछ मटेरियल आर स्ट्रेन को दे तो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट होता था। अगर हम इसके जेनेटिक मटेरियल को ही तोड़ दे तो ये कुछ पास ही नहीं करेगा, और ये कुछ पास ही नहीं करेगा तो ये अपने आसपास कैप्सूल ही नहीं बनाएगा, और ये अपना आसपास कैप्सूल ही नहीं बनाएगा तो एस स्ट्रेन जो है वो आर स्ट्रेन को भी एस स्ट्रेन में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो जब डीएनए डाला ना तो डीएनए टूट गया, तो यहाँ पे एस सेल में कन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। अगर एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ मतलब कि उसका मटेरियल टूट गया होगा, तभी तो नहीं हुआ होगा ना। तो इससे ये फाइनल हो गया कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल एक में से दूसरे में ट्रांसफर होता है। अगर जेनेटिक मटेरियल ही टूट गया तो कुछ ट्रांसफर ही नहीं होगा,
और कुछ ट्रांसफर ही नहीं होगा, तो जो एस स्ट्रेन है वो अपना कुछ आरएनए को दे ही नहीं पाएगा, आर आर स्ट्रेन को दे ही नहीं पाएगा, और आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगी। तो सेम प्रोसीजर डीएनए जब डाला और डीएनए टूट गया तब देखने को मिली। इससे ये फाइनल हो गया कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये 1952 में हुआ था, दो साइंटिस्ट ने मिलके करा था। और ये एक्सपेरिमेंट करने का जो रीज़न था वो ये है कि उनको ये जानना था कि क्या है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल है जो एक में से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, मतलब पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में या एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कौन सा जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर होता है। मतलब कि प्रोटीन है एज अ जेनेटिक मटेरियल या डीएनए है एज अ जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर होता है। और ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने दो का यूज़ करा है, एक तो ई.कोलाई बैक्टीरिया का यूज़ करा है और दूसरा है बैक्टीरियोफाज T2 का यूज़ करा था। बैक्टीरियोफाज T2, पहले तो बैक्टीरियोफाज वर्ड का मतलब क्या है। बैक्टीरियोफाज एक वायरस होते हैं, ये वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया के ऊपर सरवाइव करते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल ये वायरस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। अब ये वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया की बॉडी में क्यों एंटर करते हैं, तो उसका सिंपल रीज़न है कि इन वायरस है, वायरस के पास खुद की मशीनरी नहीं है खुद को रेप्लिकेट करके बहुत सारे वायरस बनाने के लिए, तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर देता है और वो होस्ट जो है, जो बैक्टीरिया है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करके खुद के बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बनाता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप 1 एक्सपेरिमेंट का, बैक्टीरियोफाज थे उनको दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया। एक पोर्शन के जो बैक्टीरियोफाजिस थे उनको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के मीडियम में ग्रो करवाया, जबकि दूसरे रिमेनिंग बैक्टीरियोफाजिस को रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर ग्रो करवाया। अब रेडियो एक्टिव मतलब कि क्या, वो कलर दिखाएगा ताकि हम पहचान कर सके, इसीलिए। तो जिसको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो करवाया है उसका डीएनए रेडियो एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस है वो डीएनए में प्रेजेंट है। और जिनको रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो करा है उनका ये बाहर का जो कोट है पूरा वो रेडियो एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि सल्फर जो है वो प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। तो अगर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम में ग्रो करवाते हो तो उन बैक्टीरियोफाज का डीएनए होगा वो रेडियो एक्टिव दिखेगा, और जिनको रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो करते हैं उन बैक्टीरियोफाज का ऊपर का जो कोट है वो रेडियो एक्टिव दिखेगा, क्योंकि फॉस्फोरस है वो डीएनए में प्रेजेंट है और सल्फर जो है वो प्रोटीन का जो एक कोट है वहां पे प्रेजेंट होगा। अभी तक हमने इतना देखा कि एक बैक्टीरियोफाज है, एक वायरस है, उसको रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो करवाया, और दूसरा जो बैक्टीरियोफाज है, ये वायरस है, उसको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो करवाया। तो जिसको सल्फर में ग्रो करवाया होगा वो प्रोटीन कोट है उसको रेडियो एक्टिव बनाएगा, और जिसको फॉस्फोरस में ग्रो करवाया है वो डीएनए को रेडियो एक्टिव बनाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि बैक्टीरिया जो है, ई.कोलाई बैक्टीरिया, उसको इन दोनों वायरस से अलग अलग बैक्टीरिया को अलग अलग वायरस से इन्फेक्ट करवा रहे हैं। मतलब एक ई.कोलाई को बैक्टीरियोफाज जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर है उससे इन्फेक्ट करवाया, और दूसरे ई.कोलाई को जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है उस वाले बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्ट करवाया। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर की साइड ई.कोलाई के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो पहला कंसेप्ट ये है कि ये अपना मटेरियल ट्रांसफर कर दे रहे हैं, उसके बाद हम ब्लेंडिंग करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और उसके बाद हम करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन के अंदर जोर जोर से घूमता है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब, और हेवी चीज होती है वो नीचे बैठ जाती है और जो हल्की चीज होती है वो ऊपर रह जाती है। तो हेवी चीज क्या होगी, बैक्टीरिया और वायरस, दो चीज लिए, तो बैक्टीरिया क्या होंगे, हेवी होंगे, तो बैक्टीरिया कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, जबकि वायरसेस होंगे वो कहाँ पे रहेंगे, ऊपर रहेंगे। अगर बैक्टीरियोफाज अपना कुछ अंदर एंटर कर रहा है बैक्टीरिया के अंदर, तो फिर उसने जो चीज एंटर करी वो बैक्टीरिया के साथ जाएगी। अगर बैक्टीरिया के साथ जा रही है मतलब कि नीचे मिलनी चाहिए ना, तो वही तो कंसेप्ट है
कि रेडियो एक्टिविटी नीचे की साइड मिली, वो रेडियो एक्टिविटी अगर नीचे की साइड मिली तो वो मटेरियल एज अ जेनेटिक मटेरियल कहा जाएगा, क्योंकि इसमें से इसमें ट्रांसफर हुआ तो वो बैक्टीरिया के अंदर गया, और बैक्टीरिया जहां पे होगा वहां पे रेडियो एक्टिविटी मिलनी चाहिए ना। अगर प्रोटीन गया होगा तो नीचे रेडियो एक्टिविटी मिलेगी, डीएनए गया होगा तो इधर नीचे रेडियो एक्टिविटी मिलेगी। जब एक्सपेरिमेंट करा गया तो रेडियो एक्टिविटी ये फॉस्फोरस था उसमें मिली नीचे की साइड, तो इसका मतलब है रेडियो एक्टिविटी इधर मिली इसमें, मतलब कि ये जेनेटिक मटेरियल है। देखो सल्फर था, तो सल्फर वाला जो था वो तो कोट होगा बैक्टीरियोफाज का, तो जब भी वो अपना जेनेटिक मटेरियल डालेगा तो उसके अंदर तो रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखेगी, क्योंकि सल्फर कोट तो बाहर रह गया। जब ब्लेंडिंग करा सेपरेट हो गया, सेंट्रीफ्यूज करा तो बैक्टीरिया नीचे बैठ गया, वायरस ऊपर रह गया। बट वायरस का कोट रेडियो एक्टिव था, तो वो कोट जो था वो ऊपर की साइड है, तो यहाँ पे ऊपर रेडियो एक्टिविटी दिखेगी, मतलब वायरस खुद ही रेडियो एक्टिव रहा। जो रेडियो एक्टिविटी थी वो उसने ट्रांसफर नहीं करी है, मतलब कि सल्फर नहीं गया है, मतलब कि प्रोटीन नहीं गया है, तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। जो ट्रांसफर हुआ है वो डीएनए हुआ है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी इसको दी थी जबकि यहाँ पे इसमें मिली, मतलब कि उसने जो ट्रांसफर करा वो मटेरियल कौन सा होगा, डीएनए होगा, ना ही प्रोटीन। नेक्स्ट, तो ये पूरे एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता लगा कि बैक्टीरिया जिसको ऐसे वायरस से इन्फेक्ट करा जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, बैक्टीरिया जिसको हमने इन्फेक्ट करा वायरस से, और कैसे वायरस से, जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, तो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं हुआ। तो इसका मतलब है प्रोटीन है वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं आ रहा होगा, ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा। दूसरा, बैक्टीरिया जिसको हमने वायरस से इन्फेक्ट करा, कैसे वायरस से, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए था, तो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव हो गया। इसका मतलब है डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो एक में से दूसरे में पास हो सकता है।